अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगारे इश्कम, राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। फिगारे इश्कम सेकंड लास्ट एपिसोड। मेरा अंकल कहाँ है? कल रात के बाद से नहीं मिले। मेरा के गिलास में जूस डालती हुई वो कदर संजीदगी से बोली थी, क्योंकि वो अक्सर घर ही रहते थे। यून का अचानक गायब होना उसे थोड़ी परेशानी में मुबतला कर रहा था, और साथ ही वो बार बार शाविर के कमरे की तरफ देखती जिसका दरवाज़ा बंद था। हालांकि वो जानती थी उसे तो जल्दी उठने की आदत थी, फिर क्यों वो अभी तक नहीं आया था। अभी बाबा कल रात तो हमारे साथ ही आए थे। हमने आइसक्रीम खाई और बहुत एंजॉय किया, लेकिन सुबह से वो भी नज़र नहीं आया। ब्रेकफास्ट करती मेरा ने ब्रेड का बाइट लेते हुए बताया। अशीक ने तअस्सुफ से सर हिलाया था। मिरा और हिरा को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद वो सीधी उसके कमरे में गई थी, जिसका दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था, यानी लॉक नहीं था। वो दरवाज़ा के हैंडल को पकड़ते अंदर दाखिल हो गई थी। वो कमरे में नहीं था। नज़रों से उसके कमरे का जायज़ा लेती हुई उसकी नज़रें वॉशरूम के खुले दरवाजे पर पड़ी थी। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ है आबशाह? जहन में टेंशन की एक लहर उठी थी। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, और रास्ते में वो यूसुफ साहब का कमरा देखना नहीं भूली थी, जो उनकी मौजूदगी से आ रही था। अपने कमरे में आती वो टेंशन से अपना फ़ोन ढूंढने लगी, जो उसे नीचे पड़ा हुआ मिला। जल्दी से फ़ोन उठाती वो चौंकी। फ़ोन पर तकरीबन 10 से 12 मिस कॉल्स थी, जो उसके हेडक्वार्टर से थी। साथ ही चंद ईमेल्स मौसूल हुए थे, जिन्हें पहले ही कोई ओपन करके देख चुका था। शाह वो फ़ौरन समझी थी। यकीनन वो सुबह उसके कमरे में आया था और उसका फ़ोन चेक किया था उसने। आकाश अफंदी आज रात ही क्लब में ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के स्मगलर्स उसे रिसीव करेंगे। हमें साथ इतला मिली है वो अमेरिका और कनाडा के लिए भी कुछ प्लान कर रहा है। स्क्वाड आज रात 9 बजे होटल पहुंचेगा। वाट यू देयर एजेंट? ओ नो, उसका मतलब मेरे मेल्स शाहवीर ने देख ली और वो हेजी क्लब के लिए निकल चुका है। लेकिन अंकल कहाँ है? खौफ उसके रूम में दौड़ चुका था। जल्दी से यूसुफ साहब का नंबर मिलाती हुई वो कबर्ड से अपना ड्रेस निकालती हुई बाहर निकली थी। अंकल कभी अपना नंबर स्विच ऑफ नहीं करते, ज़रूर कुछ हुआ है, शाह को बताती हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरते शाहवीर का नंबर मिलाते हुए गैलरी तक पहुँची थी, जहाँ मेरा और हीरा खेल रही थी। शाह, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अंकल। यूसुफ मिसिंग है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वो तेज़ी से बोली थी, वाट अंकल, यूसुफ मिसिंग है? कब से मिसिंग है वो? उसकी आवाज़ सुनकर उसे कुछ हद तक सुकून मिला था। उसने जल्दी से उसे सब कुछ बताया था। आप घर पर रहें और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ, जस्ट डोंट पैनिक, ओके? यस। वो कॉल मुनक़ता करती पीछे मुड़ी थी, जब उसके हाथ से फ़ोन छूटकर फारिश पर गिरा था। 5 नकाबपोश स्याह सूट में मलबूस मशकूक आदमी घर में घुसे थे। मिरा और हिरा जो गैलरी में खेल रही थी, उन्हें देखकर खौफजदा हुई थी। अज़र इज़ा फातक मकान का फसनक तुल, होशियार रहो, अगर तुमने अपनी जगह छोड़ी हम दोनों लड़कियों को मार देंगे। एक आदमी मिरा के गर्दन पर चाकू रखते घुर्रा कर आशिक की जानब देख कर कहा। वो उनकी ज़बान समझ चुकी थी, जो प्रोफेशनल किलर थे और शायद किसी मिशन के तहत यहाँ हायर किए गए थे। दूसरे लफ्ज़ों में वो टेररिस्ट यूनिट से थे। तर्जमा, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, बच्ची को जाने दो। वो दोनों हाथ ऊपर उठाती हुई उनकी ज़बान में बोली थी। मेरा घबराते हुए कभी आशिक को देखती तो कभी हिरा को, जिसकी पेशानी पर पिस्टल रखा हुआ था। दूसरे आदमी ने, इन दोनों लड़कियों को मारो और लड़की को अपने साथ ले जाओ। पीछे खड़े आदमी ने दोनों को इशारा करते हुए भारी आवाज़ में बोला था। शाह, वो जल्दी से बोली थी। दरवाजे की तरफ देखकर जब सब आदमी पीछे मुड़े थे, वो जल्दी से कमर के पीछे से पिस्टल निकालती मिरा और हीरा को अपने पीछे करती उन्हें गन पॉइंट पर ले चुकी थी। वो लोग चौंके थे उसकी दलेरी पर। ऐन वक्त पर वो पहुंचा था। आदमी उसकी तरफ मुड़े उससे पहले वो शाह पर फायर करते आशिक ने 2 गोलियां एक साथ चलाई थी। दोनों नीचे गिरे थे, जबकि बाकी दोनों ने आशिक पर गोली चलाई। वो तेजी से नीचे झुकते हुए उस आदमी के पैर पर फायर कर गए, जबकि उसने पिस्टल निकालकर उस आदमी के सर में फायर किया था। 2 गोलियां एक साथ उस आदमी को लगी थी। मिरा और हिरा एक दूसरे को गले लगाए बैठी सिसक रही थी। वो आदमी आशिक को धक्का देता हुआ ऊपर
उसके कमरे की तरफ दौड़ा था। मेरे पास आकाश अफंदी के खिलाफ बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, वो उन्हें डिलीट करना चाहते हैं। वो तेज से पलटती शाहवीर से कहती हुई ऊपर चढ़ी थी, जबकि वो चौथे आदमी को गोली मारता हुआ उसके पीछे की तरफ फ्रीज। वो पैर से दरवाज़ा खोलती हुई पिस्टल के ट्रैगर पर उंगली रखती सर्द आवाज़ में बोली थी। उसके पीछे शाहवीर भी आया था। दोनों के पिस्टल का रुख आदमी पर था जो बगैर घबराए गोली चला चुका था। शाहवीर ने उसे कंधे से पकड़कर अपने साथ नीचे गिराया था। गोली दीवार पर लगी थी। वो आदमी अशीक के लैपटॉप से फ्लश ड्राइव निकालते हुए तेज से खिड़की से कूदा था। वो जल्दी से पिस्टल उठाती हुई खिड़की से उसके पीछे कूदी थी। शाहवीर ने चौंक कर उसे देखा था और फिर उसके पीछे कूदा था। वो आदमी गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था। शाहवीर और अशीक दोनों ने एक साथ गोली चलाई थी। वो आदमी कराहते हुए नीचे गिरा था। शाहवीर ने लब भींचकर अशीक को देखा था, क्योंकि अशीक की गोली उस आदमी को पहले लगी थी। अशीक ने उसके हाथ से फ्लैश ड्राइव खींचते हुए उसके हाथ पर पैर रखकर उसके हाथ को मसला था, जिस पर वो चीख पड़ा था, बस करो, जान लोगी क्या, उसकी खुद ही मार जाएगा। वो पैंट की पॉकेट में पिस्टल डालता तंजिया अंदाज में बोला, पर वो आंखें निकालती उसके जाने मुड़ी थी। कहाँ गए थे? हाँ, मुझे बगैर बताया खुद को बहुत बड़ा हीरो समझती हो, बोलो। उसके कोट को पकड़ते ही वो खून खार नज़रों से उसे देखती बोले, पर वो मुबेमसा मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पकड़ता उसे करीब कर गया था। याद आ रही थी मेरी, साफ साफ कह दें। वो हल्की सी मुस्कुराई थी और फिर मेरा और हीरा को आते देखकर घुटनों पर बैठती उन दोनों को गले लगा गए। वो दोनों रोने लगी थी। अंकल यूसुफ ऑफिस में परेशान होने की बात नहीं, उन्होंने ऑफिस की लाइन से फ़ोन किया था। वो उन्हें देखना संजीदगी से बोला, गर्ल्स आप स्ट्रांग बच्चे हो ना मेरे, हम रोना नहीं, चलो चले, मैं आपको आंटी मरीसा के घर छोड़ देती हूँ, मुझे काम है, मैं जल्दी वापस आकर आपको ले जाऊंगी। अशीक ने दोनों की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। दोनों ने सर को हाँ में हिलाया था। दोनों इस वक्त बहुत डरी हुई थी। शाह ड्राप कर देंगे आप? उसकी जानिब देखती बोली, जिस पर उसने सर हिलाया था और गाड़ी का गेट खोला था। घुटनों पर सर रख वो नीचे बैठी जेल के बार से बाहर देख रही थी। जब लेडी कांस्टेबल एक औरत को जेल का दरवाज़ा खोलती अंदर डालती हुई दरवाज़ा बंद कर गई, उसने सपाट नज़र से उस औरत को देखा था जो उसे ही घूर रही थी। क्या किया तूने? वो औरत उसके करीब बैठती दिलचस्पी से बोली, मैंने अपने सौतन और नींद को जलाकर मार डाला। वो बेजान से आम लहजे में बोली थी। उस औरत ने हंसते हुए उसे देखा था। तुम्हें पछतावा नहीं? वो औरत उसे घूरती हुई बोली, जिस पर वो सर्द आह भर चुकी थी। पहले तो नहीं था, लेकिन जब मेरे छोटे से नवासे ने मुझे नफरत भरी नज़रों से देखा और मुझे बुरी औरत का मेरे पास आने से इनकार किया, तो तब पछतावा हुआ। वो जेल से बाहर गहर मराई नुक्ते को देखती मुर्दा सी आवाज़ में बोली थी, तुझे कोई मुआफ़ नहीं करेगा, तू यहीं सड़ती रहेगी। वो औरत उसके बाजू पर हाथ रखती तसल्ली बख्श कम मगर तंजिया लहज में ज़रूर बोली थी। वो मुस्कुरा गई थी उस औरत को देखकर। मैं मुआफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। हसद और लालच ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इस बर्बादी की सबसे बड़ी वजह मैं खुद हूँ। वो हंसी थी खुद पर। हाँ, तू जो भी कह ले, तू कातला है, तूने 2 खून किए, कोई तुझे मुआफ़ नहीं करेगा, तुझे खुदा भी मुआफ़ नहीं करेगा। वो औरत इतना कहकर उठती हुई कोने में जाकर बैठी थी। ज़िंदगी में कभी हसद मत करना, कभी लालच मत रखना। ज़िंदगी दूसरा मौका हर किसी को नहीं देती। मेरा तो दुनिया के साथ आखिरत में भी हिसाब बाकी है। एक माँ के लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या कि उसके बच्चों ने उसे ठुकरा दिया। वो नम आंखों से आंसू साफ करती घुटनों में सर देते हुए बोली थी, फिक्र मत करो, वो दोनों ठिकाने लग चुके हैं। उस लड़की ने बहुत नाक में दम किया था मेरे, वो एक एजेंट कम था। उसके बाद ये लड़की भी मुझ पर रिसर्च करने लग गई। खैर साइन करो, मैं किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आकाश अफंदी सिगरेट का धुआं उड़ाते तो अपने डीलर से महवे गुफ्तगू था जब क्लब के वीआईपी जोन का दरवाज़ा धाड़ से खुला था। वो स्पेशल टास्क फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे थे। आकाश अफंदी चौंक कर उठा था। तुम दोनों जिंदा कैसे हो? उनसे एक लड़की तक नहीं मर गई, बास्टर्ड। आकाश अफंदी उसे नफरत से देखता धाड़ा था। महक ने पॉकेट से पिस्टल देर से निकाली थी और शाहवीर की जानिब की थी, जो आकाश अफंदी को हाथ कड़ियाँ लगवा रहा था। अशीक की नज़र उसके हाथ पर पड़ी थी जिसमें पिस्टल थी और पिस्टल का रुख शाहवीर की तरफ था। वो तेज धड़कते दिल के साथ एक कदम पीछे लेते हुए 1 सेकंड में पिस्टल निकाल चुकी थी। महक ने ट्रैगर पर उंगली रखी ही थी जब अशीक ने उसके हाथ पर फायर किया था। शाह जल्दी से अशीक की तरफ पलटा था जिसका हाथ कांप रहा था, मगर
वो उसे बचा चुकी थी। मैं कराहता हुआ पीछे सोफे पर गिरा था। उसके हाथ से पिस्टल गिर चुकी थी। टास्क फोर्स ने उसे फौरी अरेस्ट किया था और उसे साथ मौजूद सभी डीलर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था। थैंक्स माई एंजल। शाहवीर ने सर्द आह भरते उसे कंधे से पकड़कर सीने से लगाते हुए कहा था। वो धीरे से सर हिलाती उसके सीने से सर टिका गई थी। कुछ महीनों बाद वो दोनों वापस लौट आए थे अपनी फैमिली में। शाहवीर नहीं आना चाहता मगर आशिक ने उसे मना ही लिया था, क्योंकि रोज़ ही आगा साहब, सुहेल साहब और शहनशाह साहब कॉल करके उन्हें वापस आने की दरख्वास्त करते थे। आखिरकार शाहवीर ने हथियार डाल दिए थे। वो हंसी खुशी काजमी मैंशन में रह रहे था। मामूल पर आ गया था। वो दोनों एक ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे थे। आशिक ने सीआई को खैर बात कह दी, क्योंकि वो अपने मुल्क में आना चाहती थी और अपने मुल्क के लिए फ़राइज़ अंजाम देना चाहती। शाहवीर ने उसे काफ़ी रोका था मगर वो तो बहुत ज़िद्दी हो गई थी। आज भी वो सर्च ऑपरेशन के बाद 2 टेररिस्ट के स्क्वाड को नुक्ते अंजाम तक पहुंचा चुके थे। उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। मैंने मना किया था आपको, यहाँ खतरा है। अशीक के हाथ पर बैंडेज करता हुआ वो करख्त लहजे में बोला था, जबकि वो तो मुस्कुराते हुए उसके खूबसूरत हाथों की खूबसूरती देख रही थी। आपसे बात करूं मैं, आप घर बैठकर अभी हमें इन्फॉर्म रख सकती थी। क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? वो उसकी जानिब देखता संजीदगी से बोला था, मेरी फिक्र करना छोड़ दे मिस्टर शाहवीर हैदर, काज़मी माई लाओ। और एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है। मेरी दोस्त मनाल कहती थी कि धीरे धीरे वक्त के साथ मर्द की मोहब्बत में कमी वाक़या होने लगती है, मगर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। वो उसे देखती प्यार से लहजे में बोली थी। वो कुछ देर उसकी ग्रीन आंखों को देखता रहा जिनमें बहुत चमक थी। आपकी गलत फहमी है एंजल, और वक्त के साथ इस मोहब्बत में सिर्फ इजाफा हो गया। वो बैंडेज करने के बाद उसके हाथ पर लब रखते हुए संजीदगी से बोला था। अशीक मुस्कुराई थी। मैं कैसे मालूम? अच्छा ये बताएं, मैं अब भी कितनी अजीज़ हूँ आपको? वो उसका हाथ थामती अपने हाथ में लेती बोली। वो जो घुटनों के बल बैठा उसे पहले ही बहुत प्यारा लग रहा था। उसके एक आईब्रो उठाने पर आशिक का दिल पिघला था। अगर कभी मुझे ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ा जिसमें मुझे आप में और मेरी किसी बहुत ही ख़ास शय में किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ा, तो मैं आपका इंतखाब करूँगा, चाहे वो कीमती शय मेरी जान ही क्यों ना हुई। वो उसके हाथ पर हाथ रखता उसकी आंखों में देखता सपाट लहजे में बोला था। आशिक ने मोहब्बत से उसे देखा था। चलें। वो उठता उसका हाथ थामता बोला। बेंच से उठी थी जब उसका सर चकराया था। उससे पहले वो गिरती वो उसे अपने मजबूत बाजू में थाम चुका था। उसकी नज़रों के सामने सब धुंधलाया था। उसने धीरे से आंखों को खोला था। वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसकी नब्ज़ देख रही थी। क्या हुआ था मुझे डॉक्टर, प्लीज़ बताएं। वो जल्दी से उठती बोली, जबकि डॉक्टर ने उसे मुस्कुराकर देखा था, जबकि उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था। आप प्लीज़ बाहर चलें, आपके हस्बैंड ने पूरे स्टाफ को बहुत परेशान किया हुआ, वो मैं सस्पेंड करवा देंगे। इससे पहले उन्हें सब बता देते हैं। डॉक्टर मुस्कुराती उसे लेकर बाहर आई थी। वो चेयर से उठा था उन्हें बाहर आता देखकर। क्या आप मेरी वाइफ ठीक है? वो उसका हाथ थामता डॉक्टर की तरफ देखता हुआ बोला, जिस पर डॉक्टर मुस्कुरा गई थी। मुबारक हो, आपकी वाइफी प्रेग्नेंट है। आशिक ने सर उठाकर उसे देखा था, जिसके लबों पर इतनी प्यारी मुस्कान फैली थी कि वो एक पल को उसकी मुस्कान में ही गुम हो गई थी। और अब आपको अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना है। ये उनकी चेकअप फाइल है, आपको हर वीक यहाँ आकर चेकअप करवाना है। डॉक्टर उसकी तरफ फाइल बढ़ाती हुई दोनों को मुबारकबाद देकर जा चुकी थी। शाहवीर ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा था, जिसके गाल सुर्ख पड़ रहे थे, लबों से मुस्कुराहट जानने का नाम नहीं ले रही थी। शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। उसकी पेशानी पर लाभ रखता मुस्कुराया था। वो मुस्कुराते हुए नजरें झुका गई थी। 8 महीनों बाद सर, कोई मैम आपसे मिलने आई है। सेक्रेटरी उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलती हुई बोली थी। कौन है, नाम बताया आप अपना। उन्होंने वो फाइल से नजरें उठाता हुआ सेक्रेटरी की तरफ देख गया। जी कोई मारी हैं क्या, मैं उन्हें भेज दूँ? सेक्रेटरी ने तासुब से पूछा। वो फाइल बंद करते हुए चेयर से अपना कोट उठाता हुआ उठा था। नहीं, आप जांचते। वो कोट पहनता टेबल से अपना फ़ोन उठाता हुआ संजीदगी से बोला था। ओके सर। सेक्रेटरी चली गई थी। वो ऑफिस का गिलास डोर खोलता हुआ बाहर आया था। वो ऑफिस के काउंटर पर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसे देखकर वो जल्दी से बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, आए। वो आगे बढ़ गया था और वो उसके पीछे चल दी थी। गाड़ी का गेट ड्राइवर ने खोला था, मगर वो उसे जाने का इशारा करता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो फ्रंट सीट पर बैठी थी। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। कैसे हैं आप? और आशिक कैसी है? घर सब कैसे हैं? वो विंडो से बाहर देखती बोली थी। सब ठीक हैं,
मुख्तसर सा बोला था। मारिया ने सर हिलाया था। आपने क्यों मेरी बात मान ली? आप जानते हैं मैंने माजी में बहुत तकलीफ़ें दी हैं आप सबको, फिर क्यों आप मुझे मेरी अम्मी से मिलवाने जा रहे हैं मेरे घर वापस लौटने के बदले? वो सर्द लहज में बोली थी, विंडो से बाहर देखते हुए, क्योंकि अंकल और चाची जान समेत सब बेहद परेशान हैं आपके लिए। और उसके साथ साथ रुखसती के वक्त आप जो कुछ कह कर गई सब बेहद तकलीफ में है। वो गियर शिफ्ट बदलता सपाट लहजे में बोला था। मारिया ने सारी लाया था। जब आपने अपनी अम्मी से मिलने की शर्त रखी तो मैं खासा हैरान हूँ। आखिर आप इतने सालों बाद उनसे मिलकर क्या करना चाहती हैं? वो कुछ देर बाद बोला था। वो उदास हुई थी उसके सवाल पर, क्योंकि उन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए किया, मेरी जिद थी आप, और मैंने बचपन में शायद ज़्यादा ही जिद कर दी जो उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़े, इसलिए मैं उनसे मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। मारी ने उंगलियां चटकाते हुए शर्मिंदगी से कहा, और क्या आपके भाई को बदगुमान भी उन्होंने आपकी वजह से किया था? वो सपाट लहजे में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते हुए बोला था। मारिया ने साध नज़र से उसे देखते हुए लब भींचे थे। राइट, उनके दिल में नफरत थी अशीक के लिए, जिसे उन्होंने आपकी जिद का नाम दिया था। तो ये है वो सच, तो ये है वो अंकल की दूसरी शादी वाली बात दिल पर ले गई थी। वो उसे समझाते हुए बोला था, आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलना चाहूँगी। मारी ने विंडो से बाहर देखा। वो गाड़ी को ब्रेक से लगाते हुए सीट बेल्ट हटाते हुए गाड़ी का गेट खोलकर नीचे उतरा था। मारिया सर पर चादर दुरुस्त करती उसके पीछे चाल दी थी। पागलखाना का बोर्ड पढ़कर वो बेजान हुई थी, मगर दिल में एक सुकून था कि एटलीस्ट वो जिंदा है, वरना जो कुछ उन्होंने किया था उसके बाद वो तो उनकी जान भी ले सकता था। एक रूम का दरवाज़ा खोलती वार्डन वहाँ से चली गई थी। मारिया बेजान कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। एक औरत बिखरे बालों के साथ घुटनों पर सर टिकाए, सफ़ेद लिबास में जो बहुत मैला था, चाक से ज़मीन पर लकीरें मार रही थी। मम्मा, मारी की भराई हुई आवाज़ पर वो औरत सर उठा गई थी। मारी ने लबों पर हाथ रखा था और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए जो उसे देखती जल्दी से उठी थी। तू यहाँ क्या करी? कामजात, तेरी वजह से मैं यहाँ मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी तुझे। वो उसका गला दबाती चीखी। शाहवीर ने उनके हाथ उसकी गर्दन से निकाल कर उन्हें पीछे धक्का दी थी। यानी उन दिनों में अभी तक उनके दिल का हसद ख़त्म नहीं हुआ था, चाहे वो पागल थी। मारिया ने डरते हुए एक कदम पीछे ली थी। तेरी वजह से हुआ ना, सब तेरी वजह से, सब ने मुझे ठुकरा दिया। अल्लाह करे तेरी बीवी मर जाए, तेरी औलाद मर जाए। वो हंसती उसे देखते नीचे बैठ कर बोले। शाहवीर ने मुठियाँ बिंच दी। तू भी मर जा, निकल जा, तू मेरी बेटी नहीं है, जा निकल जा उधर से। वो मारिया को देखती सर झटकती नफरत से बोले और फिर ज़मीन पर लकीरें मारने लगे। मारिया रोते हुए कमरे से निकली थी। तेरी अशीक मर जाएगी। वो जाते हुए पलटा था उनकी बात सुनकर। मेरी बात दुआ है, तेरी बीवी मर जाए, तेरी औलादें मर जाए, तेरा ख़ानदान मर जाए, तू मर जाए। वो कह क्या लगाते हुए अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारने लगे। शाहवीर ने सर आह भरी थी और फिर वहाँ से निकल गया था। घर चलें भाई, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। मारिया चादर से आंखें साफ करती हुई धीमे लहजे में बोली थी। वो गाड़ी को काज़मी मैंशन की तरफ मोड़ चुका था। जहन शाल हो रहा था। कसा बेगम की बातें उसकी समाज से बार बार टकरा रही थी। आप परेशान ना हो, उन्होंने होशो हवास में ये सब नहीं किया। पर मारिया ने उसे पशेमान देकर कहा, बात दुआएं भी होशो हवास में नहीं दी थी, जिस बात तुम्हें बह कर दी जाती है। वो करख्त लहजे में बोला था। मारिया चुप हो गई थी। कुछ दिन बाद वो धीमे कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतार रहे थे जब उसका पैर स्लिप हुआ था। किसी ने उसे गिरने से बचाया था। एक पल को तो उसकी धड़कन ही रुक गई थी खुद को गिरता देखकर, मगर फिर उसकी जान में जान थी। मारिया ने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों से आराम से उतारा और उसे सोफे पर बिठाया। अशीक ने उसका हाथ थामा था। थैंक्स, अगर आज आप ना होती तो शायद। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली थी, मैंने माजी में जो कुछ किया उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। अशीक, मुझे मुआफ़ करो। मारी ने उसका हाथ थामते हुए पूछा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है। हसन, मारी का बेटा, उसका दुपट्टा पकड़ता मैंने मिलाया था। अशीक ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। बोलो ना अशीक, मुआफ़ कर दिया ना मुझे, मारी ने उसे देखते हुए कहा, जिस पर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया था। मारिया हसन को लेकर किचन की तरफ गई थी जब अचानक ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हुई थी। वो लंबे सांस लेती हुई हाथ से किचन की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि दूसरा हाथ वो पेट पर रखे कराह रही थी। आफरीन बेगम उसे देखती रुक थी। चाची जान, वो कराती हुई उन्हें इशारा करने लगी। आफरीन बेगम जल्दी से उसके पास आई थी। मारिया भी किचन से बाहर निकली थी। भैया गाड़ी निकलें जल्दी। मारिया की आवाज़ पर हरब और बाकी सब बाहर आए थे उसे लेकर। मरजान, मारिया
और आफरीन बेगम और ज़ारा एक कार में गए थे, जबकि बाकी सब भी दूसरी कार से उनके पीछे गए थे। ज़ारा ने शाहवीर को कॉल की थी, जो ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गया था। भाई, अशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, हम सब सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। यह अल्फाज सुनने की देर थी वो फ़ोन कान से हटा तो जल्दी से आपने चेयर से उठा था। मीटिंग रूम में साहब ने उसे चौंक कर देखा था, जो बगैर एक लफ्ज़ के तेज़ कदमों के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकला था। ऑफिस के सभी वर्कर्स ने उसे देखा था, जो तेज़ कदमों से बगैर किसी को देखे वहाँ से निकला और गाड़ी को तेज़ स्पीड से हॉस्पिटल की जानिब दौड़ा चुका था। नहीं मेरे मालिक, कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी शी को, मेरे बच्चे को। मैंने इतने गुनाह नहीं किए जितनी की इतनी बड़ी सज़ा मुझे दी जाए। मेरे मालिक रहम फरमा। वो गेयर शिफ्ट बदलता मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला था। गाड़ी पार करता वो तेज़ कदमों से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। बहुत से लोगों ने उसे देखा था। वो तेज़ कदमों से काउंटर से उसका रूम नंबर पूछते हुए गैलरी में एंटर हुआ। सामने ही उसकी पूरी मौजूद थी। सबके चेहरे साकत थे। क्या हुआ है डॉक्टर, कैसी है अब मेरी वाइफ? वो फिक्रमंदी से डॉक्टर से दरियाफ्त करने लगा, जो बेहद परेशान थी। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत डेंजरस है। हम आपकी वाइफ और बेबी से किसी एक को बचा सकते हैं। हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर उसके हाथ ठंडे पड़े थे।